1 हफ्ता हुआ होगा, पिछले मंडे से आ रही है। चलिए अब आगे करते हैं हम लोग। मेंस का स्टार्ट होने वाला है बैच। अब बीपीएससी का तो पीटी वाला खैर समाप्त हो गया। बीपीएससी पीटी बड़ी ज्यादा पढ़ना होता है बीपीएससी में, बाप रे बाप। बीपीएससी वाला सबका तो हालत खराब हो गया पढ़ पढ़ के। आज आप लोग को गुप्त काल खत्म करना था। गुप्त काल जो था वो खुद ही छोटे छोटे क्या थे सब सामंत। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाण के। अब कुषाण किस कबीला से आए थे? यूची कबीला। अब देख रहे हैं कैसे कैसे आके आगे बढ़ गए सब यहाँ, यूची कबीला वगैरह से आप आगे बढ़ जाए। तो गुप्त काल अगर खत्म होता है तो फिर गुप्त छोटे छोटे सामंत में बटेगा। यूची देखिए, हसीन मसूक साहब तो मुख्य शासक हो गए, सब शॉर्टकट हो गया। आईएसपी के विदेशी आक्रमण हो गए, इसमें सबसे खतरनाक था कुषाण। कुषाण के सामंत हो गए गुप्त, कुषाण के सामंत गुप्त। अब अगर गुप्त बिखरेगा तो ये भी क्या बन जाएंगे? सामंत। और इन्हीं सामंत में से कोई एक तो नया सामंत निकलेगा बड़ा, फिर वो क्या करेगा? किसी न किसी साम्राज्य की स्थापना करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो सिंपल है साहब, एक दूसरे से लिंकअप है। जैसे गुप्त खत्म होगा उत्तर भारत खत्म हो जाएगा। गुप्त के बाद इसके एक ही सामंत बचेंगे, वर्धन। पुष्यभूति यानी वर्धन। हर्षवर्धन की संतान नहीं थी, इस वजह से सामंती व्यवस्था भी समाप्त। उत्तर भारत का इतिहास समाप्त हो जाता है। फिर हम दक्षिण भारत में जाते हैं। जब तक दक्षिण भारत खत्म करते हैं कि इधर से मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, गौरी आता है तो यहाँ खानदान बो के चल जाता है अपना। फिर उसके खानदान को साफ करता है बाबर के खानदान को साफ करता है अंग्रेज के खानदान को साफ करता है सब भारतीय सब। तो एक एक करके सीक्वेंस में है, कोई खास तो आपको टेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़े। देखिए गुप्त वंश के बारे में बता रहे थे, तो सबसे पहले तो हसीन मसूक सा पढ़ा दिया। हसीन मसूक सा, ये मुख्य वंश हो गया। ISPK ये हो गया विदेशी। अब इसके बाद कुषाण के बाद कौन है? गुप्त। अरे कुषाण के बाद कौन आए थे? सब गुप्त। कुषाण के सामंत कौन थे? हाँ, गुप्त। गुप्त के सामंत थे वर्धन। कौन थे? इसे पुष्यभूति भी कहा जाता है, पुष्यभूति। अब ये आगे पढ़ना है पुष्यभूति के बारे में। हर्षवर्धन नाम सुने? इसी में वर्धन, हर्षवर्धन के मरने के बाद उत्तर भारत में सन्नाटा छा जाता है। उत्तर भारत में क्या हो जाता है? सन्नाटा छा जाता है। दक्षिण भारत से आ जाता है ऐसा कब्जा करने हर्षवर्धन के एरिया को यहाँ पे। तभी हर्षवर्धन बाद में देखेंगे, पहले हम लोग क्या देखेंगे? गुप्त। आप बताइए, गुप्त तो प्रारंभ में सामंत थे, संस्थापक इसका श्री गुप्त। लेकिन ये क्या थे? सामंत। घटोत्कच ये क्या? ये भी क्या थे? संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। आगे बढ़े। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया था? महाधीराज की उपाधि। कौन सी उपाधि? महाधीराज की उपाधि धारण किया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कौन सी उपाधि धारण किया? महाधीराज की उपाधि धारण किया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे महाधीराज का अर्थ माने राजा। और कौन सी? महाधीराज का मतलब क्या था? महान राजा। ये लोग सामंत के रूप में थे, तो अपने आप को क्या राजा। इसका विवाह किससे हुआ था? कुमार देवी से हुआ था। और इसी कुमार देवी ये कहाँ गिराने वाली थी? लिच्छवी। इनकी संतान कौन थी? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन। 3 समुद्र का पानी किसका घोड़ा पीता? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र। सैनिक वेशभूषा में देखा गया, हाँ, वीणा बजाते हुए। मयूर शैली का मुद्रा और राजा रानी का मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम। इसको ना मतलब अशोक का ही उल्टा था, मतलब विपरीत था। साम्राज्य विस्तार इसने बहुत किया था। धरणी बंद किसे कहते हैं? धरणी बंद समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के एक मंत्री थे, उनका नाम था हरिसेन। इनके मंत्री का नाम क्या था? हरिसेन। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख मिला है। इनके मंत्री का नाम क्या था? हरिसेन। और हरिसेन का अभिलेख कौन सा मिला? प्रयाग प्रशस्त्री। प्रयाग
प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख। कौन सा अभिलेख मिला है? प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख मिला। ये किसका अभिलेख है? ये किसका है? हरिसेन का। प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख किसका है? हरिसेन का। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इस प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की पूरी चर्चा है कि कहां कहां से इन्होंने विजय अभियान किया। बाद में इस प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख में जहांगीर ने भी अपना नाम जुड़वा दिया। मैं भी कम हूं क्या समुद्रगुप्त से? अरे जहांगीर जो जाता नहीं, उसको खाली उसको कोई ना कोई पसंद आ जाता था। उसको ना जहांगीर को हमेशा कभी नूरजहां पसंद आ जाएगी, कभी कोई पसंद आ जाएगी। उसकी पत्नी जो थी सुसाइड कर ली थी, ये सब चक्कर में यहाँ पे। अब किसी को भी थोड़ी अच्छा लगेगा, ये सब चक्कर पकड़ ज्यादा करेगा कोई यहाँ। तो उसकी भी को पत्नी सुसाइड कर ली, एक को है क्या कि कोनो सुसाइड कर लेगा तो दिक्कत है यहाँ पे। ये बहुत खचरा था। कौन? एकदम रंगीन दुनिया में कौन रहता था? जहांगीर। जबकि उसी के वंशज था बाबर, मतलब बाबर का ही वंशज कौन था? जहांगीर। बाबर ये सब चक्कर पकड़ में नहीं रहता था, उसको टाइम ही नहीं मिला इस सब का। अच्छा, ये सब चीज में एक और चीज डिपेंड करती है कि पैसा और टाइम अगर बहुत पहले आ जाता है ना, तो लड़के लोग इसमें बिगड़ ही जाते हैं। लोग इस उम्र में अगर आपके माँ बाप ज्यादा पैसा भेज देंगे ना, तो आप लोग को बिगड़ने की संभावना बहुत हो जाती है। तो माँ बाप से भी हम रुकिए, किसी दिन हम जाते हैं यूट्यूब पे समझाते हैं कि एकदम कम से गिनती के हिसाब से पैसा भेजिए इन सबको। और क्या, गरीब लड़का को कोई नहीं पूछता है, नहीं समझे? तो ये बहुत, तो अभी घर वाले कम में पैसा भेजे ना तो ज्यादा ठीक है। घर वाले लोग को भी हम समझाते हैं कि पैसा लेता कैसे है। सब खान सर का बैच लेना है, हाँ? एक से एक रहता है। रुकिए, हम गार्जियन लोग को कहते हैं कि रसीद का फोटो दिखा कीजिए, रसीद का कितना का एडमिशन हुआ है। नहीं, हाँ, एडिट कौन चीज कर देगा यहां से? यही है वो खचरा, हाँ, यही है वो बकलवा। इस सब चक्कर से बच बचा के रहिएगा आप लोग। एक आध साल का मेहनत है, फिर पूरी जिंदगी आपको शांति से यहाँ पे। क्या जरूरत है अभी आप लोग को चक्कर पकड़ करने की? अब अभी कोनो फायदा है? मान के चलिए आप जाएंगे बीपीएससी में, वो चल जाएगा सीजीएल में, आपका ड्यूटी बिहार, उसका ड्यूटी तेलंगाना, कोई फायदा है? तो अभी पढ़ाई नहीं कर लो, जॉब हो जाएगा तो एक के डिपार्टमेंट में देख लेना। नहीं समझे आप? अभी कोनो फायदा है? आप चल जाएंगे आसाम, वो चल जाएगा कन्याकुमारी, मैं यहाँ तू वहां, जिंदगी है कहाँ। बेटर है अभी आप लोग को क्या करना है? पढ़ाई करना। आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए, अभी क्या करना है? पढ़ाई करना। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिसेन। समुद्रगुप्त के बाद अगला जो शासक आया रामगुप्त। कौन आया? रामगुप्त। रामगुप्त योग्य शासक नहीं था, ये एक अयोग्य शासक थे। और इनकी पत्नी का नाम था देवी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? देवी। तो रामगुप्त की पत्नी देवी, ये इसको पसंद नहीं करती थी देवी। इसका नाम कुमार देवी, इसका नाम देवी, इसको पसंद नहीं करती थी। यहाँ पर कौन? हाँ हाँ, समुद्रगुप्त के बाद कौन है? रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी देवी। देवी किसको नहीं पसंद करती थी? ये बकले लिया करी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से क्या मतलब है इसको? ससुर कैसे न हो गए, उसे क्या मतलब है? रामगुप्त को पसंद नहीं करती थी कौन? देवी। अब बेचारा रामगुप्त क्या करें, यहाँ पे पसंद नहीं करती थी। यहाँ पर ये सब चीजें बहुत उटपटांग हो जाता है। आज के टाइम में भी फैमिली लाइफ किसी किसी का बहुत चौपट हो गया है। जब इंसान किसी को नहीं पसंद करता है ना, पूछो कर लो, नहीं पसंद करता है, ये बहुत बड़ी खराबी है। जब इंसान किसी को पसंद करता है, उसकी 10 गलतियां माफ कर देता है। जब नहीं पसंद करता है ना, तो बिना गलतियों उसके लिए झगड़ा करते रहो। और ये बहुत लोग इस मतलब बहुत ये सब चीजें हैं इंडिया में। जब देखेंगे ना, फैमिली डिस्प्यूट बहुत चलता है, बहुत ज्यादा फैमिली डिस्प्यूट हो गया। और आप बाहर किसी से लड़ सकते हैं, घर के अंदर नहीं लड़ पाएंगे। सबसे आराम से किसी लड़का या लड़की को उसका जीवन साथी चौपट करेगा शादी ब्याह के बाद, एकदम इजीली। तो घर के अंदर लड़ना बहुत मुश्किल होता है। और देवी उसको पसंद नहीं करती थी। आई बेचारा खूब गिफ्ट देता था, और गिफ्ट देला से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप समझिए,
आपका आप सर्वोपरि होना चाहिए, आपका गिफ्ट एक सब्सिडरी होना चाहिए। लेकिन रिश्ता बचाने के लिए गिफ्ट देना पड़े तो सोचो, जिस दिन गिफ्ट हुआ खत्म होगा उस दिन रिश्ता खत्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बहुत उटपटांग हो गया किसके बीच में? एक रामगुप्त अपने बकलोल और देवी उसको पसंद नहीं करती थी, जबकि रामगुप्त के बाद तो उसका चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त का भाई। देवी पसंद करती थी किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय। आप देखिए तुम लोग इतना हंस रहे हो, कोई ठीक है कि तुम लोग रामगुप्त नहीं हो। हाँ, इसलिए मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब देखो सब डर गया सब सब एकदम सन्नाटा छा गया, सब डर गया सब। अरे बाप रे बाप, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हाँ, तो अब ये देवी जो थी ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ मिलकर इसको मरवा दी। मरवा दी इसको, और रामगुप्त मरा गया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग इधर जो पीछे बैठी है, तो तुम लोग इधर लड़का को और मत देखा करो लोग, कि कम है सब ऐसे इधर ये बैठ के सब डिस्टर्ब हो जाता है सब लड़का सब। हाँ, अरे दीवार नहीं, इधर केवल काला लड़का बैठा जी यहाँ पे, एकदम एकदम काला लड़का एकदम। ये कम है सब, सब बेचारा सबका पूरा पढ़ाई डिस्टर्ब कर। आगे बढ़े, कौन मरा गया? रामगुप्त मरा गया। इसकी जानकारी विशाख दत्त की पुस्तक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, तो ये वाली देवी और ये वाला चंद्रगुप्त नहीं, ये दोनों में तो बहुत जमता था, राजा रानी प्रकार का सिक्का लाया गया था। नहीं समझ में आया? इन दोनों में क्या था? बहुत जमता था, इन दोनों में थोड़ा भी नहीं जमता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी भी थोड़ा भी नहीं जमा। इसी चक्कर में क्या हो गया, बेचारा रामगुप्त मरा गया। नहीं, मारना नहीं चाहिए जी। हाँ, ले बकलवा ये पूछ रहा है कि सर ये गिफ्ट देता था कि नहीं देता था? अरे बहुत दर्दनाक घटना है सर ये। इमाम आलम कर रहे हैं दर्दनाक घटना, बिल्कुल दर्दनाक घटना है। एक कहावत ने, टू स्लीप विद द एनिमी। बहुत बेचारा के साथ कंडीशन खराब हो गई, क्या शासन कर पाएगा यहाँ पे? आपका गृह विभाग सही रहेगा तो विदेश विभाग अपने से सही हो जाएगा, कहीं पे भी यहाँ पर। और इसलिए सारे लड़का लोग पढ़ाई कीजिए और लड़की लोग भी पढ़ाई कीजिए, वरना ये वाला घटना कभी भी हो सकता है। रामगुप्त बेचारा क्या हो गया? मरा गया। और शासन कौन हो गया? चंद्रगुप्त। देवी चंद्रगुप्तम। देवी खुश हो गई कि नहीं हो गई? अभी आप लोग ने बताइएगा लोग, देवी खुश हो गई है कि नहीं? अरे हाँ हाँ, ये गजरा देखो इसको, ये क्या कर रहा है लड़का कि सर इसको ना रामगुप्त को मारना नहीं चाहिए था, इसके साथ रहती बैकअप में इसको रखे रहते हैं। अरे पंडित जी, ये हो जाता है कभी कभी घटना, और ऐसा नहीं है। लड़की लोग की चीज समाज में देखना, अगर लड़कों से 10 गलती होगी तो उतना नहीं हल्ला होता है जितना लड़की से 1 गलती हो जाए। होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए समाज जो हम लोग का तो ऐसा पितरी सतात्मा गया। लेकिन कुछ भी था तो राजा था जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे क्या सीख मिला आपको? अगर आप योग्य नहीं हैं, हटा दिए जाएंगे। बेचारा एकदम डर गया, करा हाँ सर योग्य नहीं है तो हटा दिए जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हमेशा योग्य होना चाहिए। पुरुषों के साथ एक समस्या है इस सब चीजों में मामले में, आप गौर करके देखिएगा ना, बहुत सारे आपको आईएएस अधिकारी मिलेंगे जो यूपीएससी से बड़ा तो कोई एग्जाम नहीं है, ना ही उससे बड़ी कोई जॉब है। तो बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऐसे मिलेंगे ना जिन्होंने ऐसी लड़कियों से शादी किया जो बेरोजगार हैं और उनकी जीवन चल रही है। लेकिन शायद ही आपको कोई ऐसी बड़ी अधिकारी महिला मिलेगी जिसका पति बेरोजगार होगा, बहुत कम होगा ऐसा है। होगा
और अगर होगा तो उसका जीवन एक बार जाके देख लीजिएगा। हाँ? देखिए तो एकदम करिए कि सर उसको तो रामगुप्त बना देंगे लोग। बताइए इसको अभी जॉब नहीं हुआ है तभी से प्लान कर दिए कि अगर वो जॉब ना हुआ तो रामगुप्त बना देंगे। खैर जब हम समाज में रहते हैं तो लड़के लोगों को इस बात से जब शिकायत है कि लड़कियों का जॉब हो जाता है, अच्छे पोस्ट पे चली जाती हैं, तो बेरोजगार लड़कों से विवाह नहीं करती, क्योंकि आपने ही इस समाज को पितृसत्तात्मक बनाया है। जब आप समाज को पितृसत्तात्मक बना दिए हैं, पेट्रोलियल गवर्नमेंट है, अब ये सोसाइटी है, तो अब आपका पुरुष प्रधान है तो पुरुष को आगे रहना पड़ेगा। आप ही ने ना बनाया है पुरुष प्रधान, तो फिर आपको आगे रहना पड़ेगा। जब आपने खुद घोषित कर दिया है कि समाज में इंजन के रूप में पुरुष ही रहेगा, महिलाएं ट्रेन के डिब्बा की तरह, तो इंजन बन के रहो। जिस दिन वो पावरफुल हो जाएगा डिब्बा, इंजन पलट देगा। तो बनाए तो आप ही लोग है ना, तब भाई आपको इंजन बन के क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। यहाँ पर आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। सब उधर लाइव में लड़का डरा हुआ है सब एकदम यहाँ पे। तो आगे बढ़ जाए, अब कौन आ गया शासक? और हद देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो न्याय के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त द्वितीय किस लिए प्रसिद्ध था? न्याय के लिए। किसके लिए? न्याय के लिए प्रसिद्ध था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय था। यहाँ पे न्याय का सिंहासन पे बैठता था। जब ये न्याय करने बैठता था ना, तो अपने सिंहासन से उतर के बगल में एक पत्थर का सिंहासन था, उस पे बैठ के न्याय करता था। और इसके समय इतना ज्यादा न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया कि पूरे भारत में सबसे कठोर, सबसे व्यवस्थित न्याय व्यवस्था थी कहीं तो चंद्रगुप्त द्वितीय की थी, और मुगल काल में जहांगीर की थी। जहांगीर भी न्याय व्यवस्था के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वो न्याय के लिए जंजीर टंगवा दिया था जहांगीर। लेकिन दोनों का लक्षण देख रहे हैं? हाँ? आप में से कितने लोग हैं जिनको न्याय पसंद है? देखो ये भी न्याय वाला है सब। तो न्याय के लिए प्रसिद्ध कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके दरबार में संस्कृत भाषा के 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिसमें धन्वंतरी, अमर सिंह और कालिदास सबसे प्रमुख थे। जिसमें आपको दुइये को पूछेगा, कालिदास किसके यहाँ थे? धन्वंतरी, अमर सिंह और आपका ब्राह्मीर, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये 4 नाम आपसे ज्यादा पूछे। ब्राह्मीर बहुत बड़े खगोल विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञानी थे। यहाँ पे धन्वंतरी डॉक्टर थे। धन्वंतरी क्या थे? डॉक्टर। वो धन्वंतरी डॉक्टर थे। अब बाकी 2 लोग लेखक थे, अमर सिंह और कालिदास। अमर सिंह और कालिदास थे। कालिदास की रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं सब। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं? राम कालिदास बहुत विद्वान व्यक्ति थे। वहां पे भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। और किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को, और नागार्जुन गुप्त में नहीं बल्कि कुषाण शासक कनिष्क के। वो किसमें थे? कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, चलिए। श्रीगुप्त समझ में आ गया? बताइए, गुप्त वंश के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, राजा रानी का सिक्का, मयूर सिक्का, सैनिक वेशभूषा, वीणा बजाते हुए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसकी जानकारी? समुद्र। लेकिन वो अभिलेख है किसका? हरिसेन का। आगे बढ़ जाए, देवी चंद्रगुप्तम में किन 2 लोग की चर्चा है? चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी। किताब लिख दिया था, बाद में लिखा किताब, नहीं तो अगर ये देख लेता ना किताब लिखते विशाख दत्त को, कहता था हल्ला कर देकर किताब लिख के न्याय कर देता उनके साथ। क्या कर देता? न्याय कर देता है। लेकिन ये सब बात हल्ला हो ही जाता है, कितना छुपाइए। हो जाता है कि नहीं हो जाता हल्ला? तुम लोग को बच के रहना है। इस हम बार बार क्यों समझाते हैं? ये सब चीज में राजा महाराजा भुला गया सब। तुम बेरोजगारों को कौन पूछता है? देख रहे हो, राजा महाराजा का पता नहीं चल रहा है, तो तुम लोग किस डिक्सी का मसाला हो। इसलिए इस सब चीजों से बचने का एक के उपाय है, मत देखिए। दूसरा दुनिया में कोई ऐसा ना है जो इतना मेहनत से कह लिए पोता होता जाता है सब। जो नहीं देखो इसको। आगे बढ़ जाए, तो न्याय के लिए प्रसिद्ध था।
नवरत्न रहते थे, इसने शकों का पूरी तरह से नाश कर दिया। देखिए, शक शासकों को कंप्लीट नाश किसने कर दिया? चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों का कंप्लीट नाश, उपाधि धारण किया विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का मतलब होता है सूरवीर। कौन सी उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य। बेचारा शक शासक तब जिंदगी भर लात खाते रह गया। सब जो आया उसको मारा, उसको चाहे गौतमी पुत्र सातकर्णी माना। एगो रुद्रदामन था जो ठीक ठाक था, हालांकि युद्ध उसको भी लड़ना पड़ा था, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। बाकी रुद्रदामन के सिवा सब पिटाया सब। ये आया तो क्या कर दिया? नाशे कर दिया। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। शक विजेता की उपाधि धारण किया। कौन सी उपाधि? और एक और उपाधि धारण किया विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि 14 लोगों ने धारण किया था। कौन से लोगों ने? 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? रामगुप्त को दिक्कत? आगे बढ़ते। कितने लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया? 14 लोग। और इसने ना शकों को हरा के कई काम किया। पहले शकों को हरा के विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। शकों को हराने के बाद उसने क्या किया? शक विजेता की उपाधि धारण किया। शकों को हराने के बाद चांदी का सिक्का जारी किया। कौन सा सिक्का? शकों को हराने के बाद कौन सा सिक्का? चांदी का सिक्का जारी किया था। किसका सिक्का? चांदी का सिक्का जारी किया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही योग्य शासक था। योग्यता में इसकी कोई कमी नहीं थी, बस एक कमी था, आपको बता दिए यहाँ पर। आगे बढ़ जाए। हाँ? न्याय कर दिया। न्याय में भी अच्छे थे। नवरत्न में 4 प्रमुख लोग बताइए। कालिदास, अमर सिंह, अमरदास, ब्राह्मीर और धन्वंतरी। चिकित्सक कौन थे? अच्छा, कुषाण में चिकित्सक कौन थे? चरक। कनिष्क के चिकित्सक चरक। और यहां बताइए बिंबिसार के चिकित्सक जीवक। बिंबिसार के चिकित्सक जी, तो जीवक, चरक, धन्वंतरी, ये तीनों अपने अपने टाइम के एम्स के डॉक्टर था सर। इसलिए इन लोग का नाम आप लोग को भूलना नहीं है। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब चंद्रगुप्त द्वितीय तो योग्य थे ही, शासन वगैरह व्यवस्था सब चीज व्यवस्थित ढंग से किया था। इसके बाद अगला शासक है कुमारगुप्त। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त। कौन आया? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया। किसने? एनी प्रॉब्लम? नालंदा विश्वविद्यालय पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला नालंदा विश्वविद्यालय। हाँ, नालंदा विश्व। लेकिन पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला, वहां हॉस्टल नहीं था, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय में क्या था? हॉस्टल था। तो पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला नालंदा विश्वविद्यालय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक विदेशी यात्री भी आया था, फाहयान। क्या नाम था यह? फाहयान। इसकी यात्रा पुस्तक का नाम है फो क्यू की। फो क्यू की। फो क्यू की किसने लिखा है? हाँ, फाहयान। कुमारगुप्त के समय कौन सा विश्वविद्यालय बना? हालांकि जब आगे पढ़िएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करा दिया? ध्वस्त करा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त करा, आग लगा दिया नालंदा विश्वविद्यालय में। कहा कि पढ़ लिख के क्या करेगा तुम लोग? बताइए क्या कर दिया? आग लगा दिया। यहाँ पर हम लोग आगे देखिए, जब भी आपके यहाँ का कोई शासक कमजोर रहेगा तो ही विदेशी आएंगे सब यहाँ पे। इन लोग को आने का मौका भी हम ही लोग दिए थे। अगर ये आक्रमणकारी थे तो हमें ये भी कहना पड़ेगा कि हम आपस में लड़ रहे थे जो इन्हें नहीं हरा पाए। वरना कोई आक्रमणकारी आके दिखा दे समुद्रगुप्त के समय, अशोक के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पहले से आयल था सब। कौन? शक। उनको तो छोड़बे नहीं किया सब। तो बाद में इनके समय कोई आता तो घुसने देता सर। हम लोग इतने छोटे छोटे, छोटा सा राजस्थान था। राजस्थान कोई देश बराबर तो है नहीं, राजस्थान एक राज्य है। उसमें 4-4 जगह शासक अलग, मेवाड़ के अलग हो गए, चित्तौड़ के अलग हो गए, समझा गया कि नहीं? अलग अलग शासक हो गए। आमेर साइड के अलग हो गए, जोधपुर के अलग हो गए। अब आप इतने छोटे सा एरिया में आप कितना भी योग्य रहेंगे, कितना भी आप संपन्न रहेंगे, छोटा साम्राज्य रहेगा,
चारों ओर से घेराने की संभावना है, इजी रहेगी, और उसमें से राजस्थान की आधी जमीन बंजर। तो अखिल भारतीय लेवल के शासक कहां हो पाएंगे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर आपस में इनकी जमती नहीं थी राजस्थान में। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, ये लोग आपस में लड़ लिया लोग। तो कहां से अपने तो हम लोगों ने तो खुद ही माहौल बना दिया उसको। तो जब भी इंटरनल डिस्प्यूट होगा ना, तो एक्सटर्नल को तो फायदा होने ही वाला है। किसी को दिक्कत? आप लोग को समझ में आ रहा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था? कुमार गुप्त, बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। इस वंश का अंतिम महान शासक, देखिए हम अंतिम शासक नहीं कर रहे हैं, अंतिम महान शासक स्कंद गुप्त। कौन था? स्कंद गुप्त। इसने स्कंद गुप्त के समय इसने सुदर्शन झील, बताइए, सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। रुद्रदामन ने पुनर्निर्माण कराया था। दोबारा पुनर्निर्माण स्कंद गुप्त। तो बताइए जूनागढ़ में स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण इसके पहले किस शक शासक ने कराया? रुद्रदामन। अब बनवाया कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य बनवाया, शक शासक रुद्रदामन रिपेयर कराया, और अंतिम रिपेयर स्कंद गुप्त। तो स्कंद गुप्त ने कौन सा झील का पुनर्निर्माण करा? कौन झील? सुदर्शन झील। कौन सा झील? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करा। इसके बाद गुप्त वंश में कोई भी योग्य शासक नहीं आया, और विदेश से आक्रमण होने लगे लुटेरों का, क्योंकि ये यूची कबीला के थे सब, और उसी के पास से ना, यूची कबीला में से 5 कबीला था, 5 में से एक शाखा थी कौन सी? कुषाण। और इसी कुषाण के सामंत थे गुप्त। याद कीजिए यूची में तो 4 अभी बच ही गए थे सब। तो उसी कबीला में से एक आया हुंड। कौन आया? हुंड। कहा कि किधर गया कुषाण? हुंड खोजते आया किसको? कुषाण का। कुषाण का तब कहा कि तो बचल कौन है? तो कहा उसका सामंत बचल है से गुप्त। तो कहा कि इन्हीं को मारते हैं। तो हुंड शासकों ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। हुंड का आक्रमण कई बार हुआ था। समुद्रगुप्त ने हुंड के आक्रमण को समाप्त कर दिया था, स्कंदगुप्त ने हुंड के आक्रमण को रोक दिया था, लेकिन स्कंदगुप्त के बाद जो भी शासक आए लोग वो हुंड के आक्रमण को नहीं रोक पाए, और हुंड ने आकर गुप्त वंश का नाश कर दिया। हालांकि 2 नाम, आपको एक नाम याद रखना है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख। गुप्त शासक भानुगुप्त का एरण अभिलेख, गुप्त शासक भानुगुप्त का एरण अभिलेख। उसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? सती प्रथा बहुत उत्पटांग प्रथा थी। अगर किसी का पति मर जाता था तो पत्नी को भी चिता में जिंदा जलाया जाता था, जिंदा जलाया जाता था। और प्रथा होती थी वो पूरा अच्छा से, उसको कुछ अच्छा से पूरा, जैसे दुल्हन को कैसे ले जाया जाता है, सजा के ले जाया जाता था उसको, यहाँ पे जिंदा जला दिया जाता था। सोचिए अशिक्षा कितना खतरनाक चीज है कि जिस दिन आपके अंदर अशिक्षा आएगी, लोग जिंदा जला दिया गया उसको। क्यों? अब महिलाओं को इसी वजह से पढ़ने नहीं दिया कि अगर आप किसी को शासन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उससे शिक्षा छीनिए। तो महिलाओं को पढ़ने के लिए रोक दिया गया। जब आप उससे शिक्षा छीन लेंगे ना, तो उसको ना अपना अधिकार मांगने नहीं आएगा, और जब उसको शिक्षा दीजिएगा ना, तो अधिकार मांगने के समय थोड़ा सा वो उतावला हो जाएगा। तो महिला लोग अभी जो है ना, आपका बहुत शिकायत होता है कि महिलाएं जवान लड़ा देती हैं, इसी से अक्सर ही सब सुनते होंगे। नहीं, आपको हजारों सालों से शिक्षा से रोका है, अब धीरे धीरे आपको क्या है, शिक्षा में लाया जा रहा है। तो आपके अंदर दोनों चीजें मन में चल रही है, हमारा अधिकार छीना गया था और अभी आपके पास अधिकार मांगने का योग्यता क्षमता आ गया, तो वो क्लैश कर रहा है। और आने वाले 50-60 सालों में जब ये महिलाओं की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा बराबर हो जाएगी, तो एकदम बेहतरीन ढंग से डिप्लोमेटिकली अपनी बात मनवा लीजिएगा लोग। समझ में आ गई नहीं? हम हर महिला और पुरुष एक चीज हमेशा याद रखना, सबसे बड़ी कला है कि आप अपनी बातों को प्रस्तुत कैसे करते हैं। हम कैसे हैं ये किसको पता है? हमारी पहचान तो हमारी जुबान से होती है, नहीं समझे? कई बार देखिएगा बहुत सारा, अच्छा आप अपने रिलेटिव में देखिए, अपने दोस्तों में देखिए, जिनको आप कहते हैं कि बहुत खराब आदमी है, आप गौर से कीजिए, बस उसकी भाषा ही खराब मिलेगी आपको। ऐसा ना बातें बोल देगा जिसका कोई हद नहीं है। आप नहीं समझ? खाना बढ़िया बना है तो एगो नहीं पंचायत सीरियलों में कहता, हाँ 20 साल से बना रहे हैं तो बढ़िया बनेगा। ये कोई जवाब है? हाँ, हम रहे तो बोल दे कि 20 साल बादो ठीक ना बन रहा है और लहर जाएगा आदमी। तो महिलाओं को शिक्षा से इतना वंचित कर दिया कि सती प्रथा में जिंदा जला दिया गया, और कोई महिला विरोध नहीं कर पा रही थी। सोच सकते हैं। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से किसकी जानकारी मिली? किसकी? किसी को दिक्कत?
अंतिम शासक जो हुंड के आक्रमण को रोक सकता था अस्कर, और इसने रोका भी। इसके बाद कोई आया नहीं आया। भानुगुप्त का कौन अभिलेख मिला? एरण अभिलेख। अंतिम शासक विष्णुगुप्त, अंतिम शासक विष्णुगुप्त। भानुगुप्त लिख दे, अरे भानु लिख देते हैं, भानु के बाद विष्णु, गुप्त अपने से लगा दीजिएगा लोग। भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। भानुगुप्त का कौन सा अभिलेख मिला? अंतिम शासक विष्णुगुप्त के समय कौन सा आक्रमण हो गया? क्या हुंड आक्रमण एक ही बार हुआ था? कई बार हुआ था। लेकिन विष्णुगुप्त के समय हुंड ने क्या कर दिया? नाश कर। क्या कर दिया? नाश। और इस प्रकार गुप्त वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो जिसके इसके छोटे छोटे जो अधिकारी थे, जो जहां जहां बच गए, वो कहेंगे अरे हम गुप्त से हमको कोई मतलब नहीं, हुंड वाले आए मार के फिर वापस चले गए सब। और इस गुप्त शासक के जो छोटे छोटे अधिकारी थे, अधिकारी उस समय सामंत कहलाते थे, अब वो सामंत बिखर गए। कोई मध्य प्रदेश में रह गया, कोई गुजरात में रह गया, कोई राजस्थान में रह गया, कोई बिहार में आया, यूपी में आया, दिल्ली आया, तो छोटे छोटे सामंत में बिखर गए। अब इन्हीं सामंत में से जो सबसे प्रमुख सामंत होगा वो आगे आएगा। तो पुष्यभूति नाम का व्यक्ति जो सबसे प्रमुख सामंत था वो आगे आया। अब पुष्यभूति वर्धन, उसका पूरा नाम क्या था? पुष्यभूति वर्धन। तो पुष्यभूति वंश कहिए या वर्धन वंश कहिए। तो वर्धन वंश, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन, सब शासक हुआ सब किसमें? वर्धन वंश। और वर्धन के मरने के बाद कोई सामंत भी नहीं बच गया यहाँ पे। तो एक चीज गौर किए आप, गुप्त शासक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने एक वंश का नाश किया था और एक दूसरा वंश आके इनका नाश कर दिया। शकों का नाश किसने किया? गुप्त। शकों का नाश गुप्त। अगुप्त का नाश हुंड। गुप्त का नाश, गुप्त वंश की समाप्ति किसके कारण हुई? हुंड क्या? और शकों का समाप्त गुप्त। कौन गुप्त शासक? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसी को दिक्कत? एरण अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती? किसकी? सती प्रथा की जानकारी मिलती। किस अभिलेख से? किस अभिलेख से? एरण अभिलेख से। सती प्रथा से एरण। स्कंदगुप्त के समय गुप्त हुंड आक्रमण को रोका जा सकता था, लेकिन विष्णुगुप्त के समय नहीं रोका जा सका और इस वंश का अंत हो गया। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। किसे? गुप्त काल। क्योंकि इस काल के जो राजा हुए हैं ना, देखिए गोल्डन पीरियड कब कहलाता है? जब आप हर चीज से संपन्न हो, हर चीज से संपन्न हो, संस्कार हो, पैसा हो, शक्ति हो, न्याय हो, व्यवस्था हो, हर चीज से संपन्न है। तो इस समय हर चीज से संपन्न था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, साम्राज्य विस्तार में कोई कमी नहीं थी, न्याय व्यवस्था सुदृढ़ थी, शिक्षा का महत्व इतना था कि नवरत्न रहा करते थे। आज भी आज लोग कालिदास का मंत्र पढ़ते हैं लोग। यहाँ पे अभी आ रहा है ना नवरात्रि, आधा देखिएगा ना मंत्र कालिदास का लिखल है। हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप जो देख रहे हैं वो गुप्त काल का है। वर्तमान स्वरूप जो है किस काल का है? गुप्त काल। जितने जो त्योहार वगैरह जो अभी जो सिस्टमेटिक देख रहे हैं ना, पहले भी त्योहार थे बट सिस्टमेटिक नहीं था। कोई आधा बौद्ध मान रहा है, कोई जैन मान रहा है, तो कोई आया तो हिंदू धर्म मान रहा है। त्योहारों में तो जो आज हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं वो किस समय का व्यवस्थित है? गुप्त काल का व्यवस्थित है। तो न्याय व्यवस्थित था, पैसा की कोई कमी नहीं था, साम्राज्य विस्तार था ही इनके पास। योग्य शासक एक से हुए, अगर रामगुप्त को छोड़ दे तो योग्य नहीं हुए सब जी। समुद्रगुप्त से खतरनाक कोई योग्य था? तो बहुत बेहतरीन शासक था। तो स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ण काल। न्याय व्यवस्था अच्छी थी, सामाजिक व्यवस्था बहुत बेहतरीन थी, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि फाहियान भारत आए थे। और नालंदा विश्वविद्यालय, सोचिए आज कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है जो इतना समय तक नाम बना सके? आज भी है नालंदा विश्वविद्यालय, पूरे विश्व में प्रख्यात है। हमारा पटना यूनिवर्सिटी ये भी बहुत अच्छा था एक समय में। एक समय में पटना यूनिवर्सिटी इतना बेहतरीन था कि पटना यूनिवर्सिटी के, अब एक मतलब बुजुर्ग लोगों से अगर आप मिलिएगा ना, तो पटना यूनिवर्सिटी का लड़का अगर कोई जॉब करता था और वो जॉब अगर छोटा मोटा होता था तो लोग उसे कहते थे कि तुम पटना यूनिवर्सिटी का नाम डुबा रहा है। सोचिए, गवर्नमेंट जॉब में अगर वो लेवल मान के चलिए 10 लेवल है, तो लेवल 3 लेवल 4 तक अगर है तो लोग उसे कहते थे कि तुम पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हो बाबू, ये इतना छोटा जॉब कर रहे हो। आज से हम ये 30-40 साल पहले की बात, मतलब 40 साल पहले की बात बता रहे, इतने बड़े बेहतरीन वो विद्यालय होता था। और आज वो विद्यालय बेरोजगारों का कबूतरखाना हो गया। आधा प्रोफेसर खाली है वहां पे,
कोई मतलब नहीं है सेशन कब होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। भाई यूनिवर्सिटी है, आपको स्कूल नहीं। आज कभी थोड़ी, आज आप जाके कहिएगा पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म लेके मुंबई जाके किसी लड़का से कहिए कि ये पटना यूनिवर्सिटी आप पढ़ने जाइएगा, हो सकता है कि ऑफर ठुकरा दे। बिना एंट्रेंस का कहिएगा तो हो सकता है ऑफर ठुकरा दे। लेकिन अगर वही महाराष्ट्र चल जाइए और दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहिए कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी बुलाया जा रहा है पढ़ने के लिए, चल आएगा। कहेगा ना महाराष्ट्र का कोई यूनिवर्सिटी, आ जाते हैं, आएगा हमारे यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ विदेश से लोग पढ़ने आए थे। आज हमारी स्थिति कैसी हो गई। कभी आप बिहार के बाहर के अगर आप राज्यों को देखेंगे तो शायद ही कोई किसी के मन में यह ख्वाहिश हो कि उसे पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। यूनिवर्सिटी होती है बीएचयू में पढ़ने की ख्वाहिश, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने की ख्वाहिश होती है। बिहार में, क्योंकि बिहार में सबसे बढ़िया पटना यूनिवर्सिटी, बिहार में तो सबसे बढ़िया वही है जी। लेकिन बीएचयू जिस दिन घूम के चलाएंगे ना बीएचयू, उस दिन कहिएगा तो इतना तो बड़का साइकिल स्टैंड है। पटना यूनिवर्सिटी बराबर का साइकिल स्टैंड है। अंदर बस चलती है, फिजिक्स डिपार्टमेंट से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाना है ना तो बस पकड़ के जाइए। शहर है अंदर बीएचयू। बीएचयू के लड़के जो अंदर रहते हैं, बीएचयू और जेएनयू के लड़के कई बार बाहर नहीं निकलते हैं। अंदर अंदर पूरा शहर है उनका, स्टेडियम है उसके अंदर, सब चीजें उसके अंदर, हॉस्पिटल है बीएचयू। तो कभी आप लोग बनारस एग्जाम देने जाइएगा ना तो बीएचयू में चले जाइएगा अंदर तो बहुत बड़ा है यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा। वहां पर जाने का ही नहीं देंगे, रास्ता है बाबू इस पार से उस पार। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है ना कि 20 शहर में है, रास्ता नहीं देगा ना तो शहर कट जाएगा। बीचवा में से रास्ता जाता है, जैसे पटना का अशोक राजपथ है ना, वैसे बीच में से रास्ता जाता है। आप उस यूनिवर्सिटी को भी देखें, मतलब बहुत बड़ा है। अब मान के चलिए बिहार में नहीं हो सकता, उसका एक तो ब्रांच खुलवा लो भैया। क्या जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक बार अनुमोदन दीजिए, यहाँ के लड़कों से मतलब अनुमोदन कराइए प्रोफेसर से। वहां के जो प्रोफेसर हैं कम से कम यहाँ आ जाइए भैया, एक साल के लिए भेज दीजिए, 1 साल के लिए डिपुटेशन पे भेज दीजिए, फिर आप चले जाइएगा। फिर अब ये गए तो किसी और को भेज दीजिए, वो गए तो किसी और को भेजिए, साइकिल चलते रहेगा, हम लोग का भी भला होगा। और आखिर हम ये क्यों बोल रहे हैं भैया, हम भी चाहते हैं कि राज्य का भला हो, जहां नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करता था। आज एजुकेशन के मामले में हम हायर एजुकेशन में कहीं नहीं टिकते। इंटरमीडिएट के बाद की पढ़ाई में हम बिहार में नहीं टिक पाते। आईआईटी है हमारे यहाँ, लेकिन रैंकिंग में वही अभी भी आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, खड़गपुर, रुड़की, ये सब बहुत। तो हम लोग बाद में भी तो बने यहाँ पर। तो बताइए भारत का स्वर्ण काल किस काल को कहेंगे? इसकी हर चीज व्यवस्था है। अब गुप्त काल की मुद्रा व्यवस्था, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, क्या क्या पुस्तकें लिखी गई थी, ये सब को जब हम देख लेंगे गुप्त काल को, तो उत्तर भारत का आखिरी वंश पढ़ेंगे वर्धन वंश। कौन सा वंश? वर्धन में भी सबसे योग्य था हर्षवर्धन। ब्याह नहीं किया था, हाँ ब्याह नहीं किया था, ब्याह शादी नहीं किया था, तो आंतरिक मतलब डिस्प्यूट का सवाल नहीं होता है। मतलब पूरा समय किसको दिया? प्रशासन को। और हर्षवर्धन मर गया तो राजनीतिक शून्य आ गया। और हर्षवर्धन के मरने के बाद उत्तर भारत में स्टार्ट होता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हिस्ट्री समझ में आ रहा है? प्राचीन इतिहास इतने, और उसको मार ऐसा ना तबाह किया रहता है ना लड़का। बताओ यही है ना प्राचीन इतिहास? हाँ इतने जी, इसको वर्धन पे तो खत्म ही हो जाएगा। दक्षिण भारत जाना है, वहां पे पल्लव, चालुक्य, चोल, ये सब थोड़ा सा दक्षिण भारत में देख लेंगे। अब आगे का क्लास कब समझेंगे? कल, ठीक है।